सो आपको उसको कॉल बेल कैसे यूज़ करते हैं ये भी समझाना होता है, ताकि वो कॉल बेल का यूज़ करके आपसे कम्युनिकेट कर पाए या फिर जो भी उसको नीड है वो आपसे हेल्प मांग पाए। और सेकंड पॉइंट है कि आपको क्या करना है, या तो आपको पेन एंड पेंसिल का यूज़ करना है, या स्लेट एंड बोर्ड एंड चॉक का यूज़ करना है, या साइन लैंग्वेज यूज़ करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछेगा लैरिंजेक्टमी से पहले पेशेंट को आप क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, या फिर पेन एंड पेंसिल के यूज़ के बारे में बताएंगे कि आप आफ्टर लैरिंजेक्टमी आप ऐसे अपने नीड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैरिंजेक्टमी में क्या करना होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको इस्टेब्लिश करना होता है। कैंसर ऑफ लैरिंग्स में परसिस्टेंट हॉर्नेस आपको देखने को मिलेगी, और लंग ट्यूमर में परसिस्टेंट कफ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हैव सक्शन apparatus एंड एडिशनल लैरिंजेक्टमी ट्यूब इमीडिएटली अवेलेबल इन केस ऑफ ट्यूब बिकम डिसलॉज्ड। तो लैरिंजेक्टमी अगर किसी पेशेंट की हो रखी है तो उसमें सक्शन apparatus और बगल में आपके क्या होना चाहिए, एडिशनल लैरिंजेक्टमी ट्यूब होनी चाहिए। वो ही होता है जैसे इससे हमें ये बात भी याद रखना है, पहले जो हमने पढ़ा था कि जब भी हम ओपोइड्स यूज़ करते हैं बगल में आपके बेड साइड आपके क्या अवेलेबल होना चाहिए, रिसस्टिटेशन अवेलेबल होना चाहिए। एज वी ऑल नो ओपोइड्स लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो ऑलवेज हमें क्या रखना है, बगल में रेस्पिरेटरी और रिसस्टिटेशन इक्विपमेंट रखने हैं। उसी तरीके से लैरिंजेक्टमी में भी आप सक्शन apparatus बगल में रखेंगे एंड लैरिंजेक्टमी ट्यूब। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉसबी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पेशेंट है जो लैरिंजेक्टमी किसी पेशेंट का हुआ है तो हम उसको किस थेरेपी के लिए बोलेंगे, ईसोफेजियल स्पीच। ओके, ये वॉइस जो रेस्टोरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वॉइस प्रोडक्शन में, वॉइस रेस्टोरेशन में ये हेल्प करता है। तो कौन सी थेरेपी आप लैरिंजेक्टमी वाले पेशेंट को दोगे या एडवाइस करोगे, ईसोफेजियल स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लैरिंजेक्टमी से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि भाई लैरिंजेक्टमी अगर पेशेंट की हुई है तो उसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, पेंसिल पेपर साइन लैंग्वेज के बारे में बताना है। ठीक है, किस तरीके से आपने बेड साइड सक्शन apparatus रखना है, आपने ट्यूब सारे अवेलेबल रखना है। ठीक है, रिसस्टिटेशन इक्विपमेंट रखना है, स्पीच थेरेपी आपको ईसोफेजियल स्पीच के लिए एडवाइस करना है। ठीक है, लैरिंजेक्टमी के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पेशेंट का सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट दोनों इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन में भी आपको पूछेगा वो लैरिंजेक्टमी से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसको टेस्ट का, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, ये भी लॉस्ट हो जाते हैं। सो लैरिंजेक्टमी से रिलेटेड पॉइंट ये है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, डू नॉट गिव सिडेशंस। जब भी किसी भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है तो उसको सिडेटिव जो मेडिसिन होती है वो नहीं दी जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। जब भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पेशेंट को पहले से है तो उसको सिडेटिव या हिप्नोटिक्स जो भी ड्रग्स होती है वो नहीं दी जाती हैं, क्योंकि वो क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फर्दर लीड कर सकती है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये एम्स रायपुर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो रही है तो उसका एंटीडोट क्या है। ठीक है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हम पेशेंट को क्या देते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में पेशेंट को क्या दिया जाता है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्स रायपुर में पूछा गया था। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रूप। ओके, क्रूप से याद आया, इसमें अगर एक पहले इससे कोई पेज देखते हैं। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रूप कौन सा है, लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप, इससे मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप कौन सा होता है, पूछा जाता है। सो एपिग्लोटाइटिस होता है। बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप एपिग्लोटाइटिस होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रूप कौन सा होता है, लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। और बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप कौन सा होता है, एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, याद रखना, एपिग्लोटाइटिस। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिंसेटिकल वायरस। सो रेस्पिरेटरी सिंसेटिकल वायरस से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्पिरेटरी सिंसेटिकल वायरस में आप कौन सा प्रिकॉशन लोगे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है कि ये प्रिकॉशन लेंगे, कौन सा लेंगे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेते हैं। प्रेग्नेंट नर्स विल नॉट केयर द चाइल्ड विद RSV। जिस भी बच्चे को रेस्पिरेटरी सिंसेटिकल वायरस है उस बच्चे को प्रेग्नेंट लेडी केयर नहीं देगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। ये क्वेश्चन भी होता है कि आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ नहीं करते हो, इसमें मेंशन नहीं है,
बट मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस से ये क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आप किसी बच्चे को ट्रीट कर रहे हो जिसको RSV है तो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ नहीं करोगे, प्रेग्नेंट लेडी उसको केयर नहीं देगी, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेंगे, ठीक है। एक RSV के बच्चे को आप आइसोलेट कर देते हो, ठीक है, आइसोलेट करना है, या तो आप उसको उस रूम में रख दीजिए जिसमें दूसरा बच्चा भी RSV वाला है, तो दोनों RSV वाले बच्चों को आप रख सकते हो, बट आप नॉर्मल बच्चे के साथ उसको नहीं रख सकते, उसको आइसोलेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थमा से रिलेटेड। अस्थमा में आप देखिए वीजिंग साउंड देखने को मिलता है, अस्थमा का जो साउंड होता है वो वीजिंग साउंड आपको देखने को मिलता है। साइलेंट चेस्ट अगर आपको देखने को मिल रही है, एनक्लेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अस्थमा में आपको साइलेंट चेस्ट देखने को मिल रही है तो वो किस चीज़ को बताता है, वर्सनिंग ऑफ कंडीशन या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है। साइलेंट चेस्ट क्या होती है, ओमनियस साइन होता है, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है। साइलेंट चेस्ट क्या होता है, ओमनियस साइन होता है। अगर आपको अस्थमा के पेशेंट में साइलेंट चेस्ट देखने को मिल रही है तो इसका मतलब कंप्लीट ब्लॉकेज हो रहा है ट्रैकिया का, ठीक है। वर्सनिंग ऑफ कंडीशन या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स का कंप्लीट ब्लॉकेज आपको देखने को मिल रहा है, तो ये खतरनाक साइन है। दूसरा पॉइंट ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये पॉइंट भी पूछा जाता है, चारकोट लीडन क्रिस्टल किस में देखने को मिलते हैं। सो चारकोट लीडन क्रिस्टल एस्थमा में, सी एलर्जिक कंडीशंस में चारकोट लीडन क्रिस्टल मेनली देखने को मिलते हैं, तो एस्थमा भी मेनली एलर्जी इसका रीज़न होता है। इसिनोफिल्स इसमें बढ़े हुए होते हैं, ठीक है, IgE का अमाउंट इसमें बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में आपको चारकोट लीडन क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके से कैल्सीफाइड नेक्रोसिस, ठीक है, एक्सरे में देखा जाता था ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के, उस तरीके से चारकोट लीडन क्रिस्टल आपको किस में देखने को मिलता है, अस्थमा में, ठीक है। और साइलेंट चेस्ट क्या होता है, एक ओमनियस साइन होता है। साइलेंट चेस्ट डेंजरस साइन होता है जो कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को बता रहा है। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली में सिस्टिक फाइब्रोसिस से, कि सिस्टिक फाइब्रोसिस दिल्ली एम्स में पूछा गया था कैसी डिजीज़ है, डिसऑर्डर कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसा होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिस्फंक्शन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड डिस्फंक्शन, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, जो सिक्रीशंस होता है उनको एक्सपेक्टोरेट करने के लिए आप फ्लटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस का यूज़ करते हो, ओके। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या करते हैं, फ्लटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस का यूज़ किया जाता है सीक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है एनक्लेक्स में, कि ये जो फ्लटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस होता है ना, इसके अंदर स्टील की बॉल्स होती है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमेशा फ्लटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस स्टोर अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस, बिकॉज इफ़ डिवाइस सेपरेट द स्टील बॉल पजेस चोकिंग हैज़ार्ड। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, उस स्टील बॉल को की वजह से चोकिंग उनमें हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमेशा फ्लटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस को बच्चों के रेंज से दूर रखेंगे। फ्लटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस सिक्रीशंस वगैरह को निकालने के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा सिड्स के केसेस जो देखने को मिलते हैं वो 2 to 3 मंथ ऑफ एज में देखने को मिलेंगे, 2 to 3 मंथ ऑफ एज में देखने को मिलेंगे। कॉज क्या होता है, सॉफ्ट बेडिंग। कॉज क्या होता है, सॉफ्ट बेडिंग। अगर आप सोफ़ा वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप सॉफ्ट मैट्रेस यूज़ कर रहे हो, स्लीपिंग इन नॉन इन्फेंट बेड सच एज सोफ़ा में नॉन इन्फेंट बेड या सॉफ्ट मैट्रेस आप यूज़ करें, उस कंडीशन में प्रोन पोजीशन में अगर बच्चा सो जाता है तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। फ्रोदी उसका कलर फ्रोदी सिक्रीशन निकल रहा होता है, उसके रिस्ट जो होता है वो क्लेंच होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली पूछा जाएगा कि सिड्स जो होता है मोस्ट कॉमनली आपको फ्रीक्वेंटली कौन सी उसमें देखने को मिलता है, 2 to 3 मंथ ऑफ एज, इसलिए, ठीक है। इंटरवेंशन क्या करना है इससे बचने के लिए, एक स्लोगन यूज़ करते हैं, बैक टू स्लीप, ये स्लोगन यूज़ किया जाता है। इन्फेंट शुड बी प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन फॉर स्लीप। इन्फेंट को हमेशा आपको कैसे करना है, सुपाइन पोजीशन में सुलाना है, प्रोन पोजीशन में नहीं सुलाना है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। इसमें फॉरेन बॉडी
एस्पिरेशन। सो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन से क्वेश्चन क्या आते हैं, पहला पॉइंट आता है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन के क्या क्या साइन होते हैं, चोकिंग, कफिंग, साइनोसिस, ये फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन के साइन होते हैं। अगर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सी जब भी ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है क्या होगा, एसिमेट्रिकल ब्रेथ साउंड, जो ब्रेथ साउंड होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, और जो चेस्ट मूवमेंट होता है वो भी एसिमेट्रिकल होता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा एक तो ब्रेथ साउंड जो होगा वो एसिमेट्रिकल आपको देखने को मिलेगा, एक जगह डिमिनिश्ड या एब्सेंट होगी, एक जगह प्रेजेंट होगी, ठीक है, और जो चेस्ट मूवमेंट है वो भी एसिमेट्रिकल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। सी स्वेट क्लोराइड टेस्ट हम सिस्टिक फाइब्रोसिस में करते हैं, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपको याद रखना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसफंक्शन होता है और एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, ठीक है। एक्चुअली हम ये रिवाइज कर रहे हैं, अगर हम टॉपिक वाइज टॉपिक अगर हम थ्योरी पढ़ रहे होते तो हम हर एक चीज़ को क्लियर करते, बट यहाँ पर हम क्या करें, बुलेट पॉइंट्स को क्या करें, रिवाइज करें। सो हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। स्वेट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस में किया जाता है। अमाउंट ऑफ स्वेट पूछा जाएगा कि स्वेट क्लोराइड टेस्ट में कितना अमाउंट स्वेट लिया जाता है, 75 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम स्वेट लिया जाता है। नॉर्मल स्वेट क्लोराइड टेस्ट कब कहा जाता है, जब स्वेट क्लोराइड कंसनट्रेशन होता है, यानी स्वेट में जो क्लोराइड की कंसनट्रेशन होती है अगर वो 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है। पॉजिटिव टेस्ट कब कहा जाता है, जब जो क्लोराइड का अमाउंट है स्वेट में वो 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। और स्वेट क्लोराइड टेस्ट अगर 40 to 60 के बीच में होता है तो हाईली सजेस्टिव ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो हाईली सजेस्टिव होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। हमको क्या करना है, रिक्वायर रिपीट टेस्ट, हमको रिपीट टेस्ट कराने की नीड है, ठीक है। तो इतने पॉइंट स्वेट क्लोराइड टेस्ट के बारे में आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया में आपको क्या याद रखना है, स्प्लिंटिंग ऑफ द अफेक्टेड साइड बाय लाइंग ऑन द सेम साइड। अगर इस निमोनिया या फिर प्लूरल इफ्यूजन, इसमें अगर आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को, तो आपको क्या एडवाइस करना है कि जैसे निमोनिया में जो अफेक्टेड साइड है बच्चे को उसी, या जो भी पेशेंट है पेशेंट को उसी साइड में आप लेटा दो जो अफेक्टेड साइड है, ठीक है। स्प्लिंटिंग ऑफ द अफेक्टेड साइड बाय लाइंग ऑन द सेम साइड में डिक्रीज डिस्कम्फर्ट। जिस साइड में डिस्कम्फर्ट है उसी साइड में आप अगर बच्चे को लेटा दोगे तो उससे क्या हो जाएगी, चेस्ट स्प्लिंट हो जाएगी, जिससे कि आपको डिस्कम्फर्ट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन फॉर अ चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का चाइल्ड है उसके इम्यूनाइजेशन के बारे में बताओ। द चाइल्ड विल रिसीव द रिकमेंडेड बेसिक सीरीज ऑफ इम्यूनाइजेशन अलॉन्ग विद द ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, जो उसको रिकमेंडेड है सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे को जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रिकमेंडेड है उसके साथ एक ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगता है बस। द चाइल्ड विल रिसीव द रिकमेंडेड बेसिक सीरीज ऑफ इम्यूनाइजेशन along with the yearly influenza vaccination। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज है रेस्पिरेटरी सिस्टम की ट्यूब्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट, सी ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट कहाँ तक होना चाहिए, 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द कैरिना। यहाँ पर कैरिना होता है, कैरिना कहाँ पर होता है, T4 T5 में कैरिना होता है, तो वहाँ से 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर आपकी क्या होना चाहिए, ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल में पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड है चेक कंफर्म्ड प्लेसमेंट। ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। इसी तरीके से एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट को चेक करने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, चेस्ट एक्सरे। इसी तरीके से अगर आप सेंट्रल विनस लाइन भी इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए भी आप एक्सरे कराते हो, तो एक्यूरेट मेथड प्लेसमेंट को चेक करने के लिए एक्सरे होता है, ठीक है। तो ईटी ट्यूब को अगर आपको कंफर्म करना है उसके प्लेसमेंट तो चेस्ट एक्सरे करोगे आप, ठीक है। 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द कैरिना आपको प्लेस करना होता है। टू चेक प्लेसमेंट ऑस्कल्टेट ब्रेथ साउंड एंड चेस्ट वॉल मूवमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द ईटी ट्यूब, बोथ साइड ऑफ द चेस्ट। अगर आपको ईटी ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करना है तो आप दोनों साइड लंग्स में क्या करोगे, ब्रेथ साउंड को ऑस्कल्टेट करोगे और चेस्ट मूवमेंट के लिए देखोगे, ठीक है। टू प्रिवेंट अल्सर ऑफ लिप्स, सी ईटी ट्यूब से क्या हो जाता है, ईटी ट्यूब से लिप्स में अल्सर हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है,
द ओरल ट्यूब, ये पॉइंट है, द ओरल ट्यूब बाय टू प्रिवेंट अल्सर ऑफ लिप बाय ईटी ट्यूब, द ओरल ट्यूब नीड टू बी मूव्ड टू द अपोजिट साइड ऑफ माउथ डेली टू प्रिवेंट प्रेशर एंड नेक्रोसिस ऑफ द लिप एंड माउथ एरिया। अगर आपको लिप अल्सर से बचाना है ईटी ट्यूब से, तो आप क्या करना है, डेली आप क्या करते हैं, अपोजिट साइड में ईटी ट्यूब को मूव करते हैं, ठीक है, ताकि अल्सर फॉर्मेशन ना हो। इफ़ ईटी ट्यूब प्लेस्ड, अगर किसी पर्सन में ईटी ट्यूब डली हुई है, रिसस्टिटेशन इक्विपमेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन द बेड साइड ऑफ द क्लाइंट विद एन ईटी ट्यूब और ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी पेशेंट को ईटी ट्यूब डली हुई है तो बेड साइड आपको ईटी ट्यूब और रिसस्टिटेशन इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। अगर किसी को ट्रैकेस्टोमी ट्यूब डली हुई है तब भी बगल में ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, एक एक्स्ट्रा ट्रैकेस्टोमी ट्यूब और रिसस्टिटेशन इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर सक्शनिंग, हमेशा याद रखना सक्शनिंग से पहले पेशेंट को क्या करते हैं, 100% ऑक्सीजन से हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। आफ्टर एक्सट्यूबेशन हॉर्सनेस इज़ नॉर्मल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ईटी ट्यूब को आपने, किसी पेशेंट के ईटी ट्यूब को आपने रिमूव किया और अब पेशेंट को हॉर्सनेस हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करोगे, ये करोगे, तो आंसर क्या है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। आफ्टर एक्सट्यूबेशन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इज़ नॉर्मल, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ईटी ट्यूब को जब भी आप रिमूव करते हो, अगर पेशेंट को हॉर्सनेस हो रही है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। आपको पेशेंट को क्या एडवाइस करना है उस समय पे, लिमिट टॉकिंग, कम बातें करें, ठीक है। ईटी ट्यूब हटाने के बाद जब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो आप एडवाइस करोगे लिमिट टॉकिंग। नेक्स्ट है चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। इफ़ चेस्ट ट्यूब इज पुल्ड आउट ऑफ द चेस्ट एक्सीडेंटली, पिंच द स्किन ओपनिंग टुगेदर, अप्लाई एन ओक्लूसिव स्टाइल ड्रेसिंग, कॉल हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगर चेस्ट ट्यूब एक्सीडेंटली रिमूव हो गई है तो आप क्या करोगे, पिंच द स्किन ओपनिंग टुगेदर, स्किन ओपनिंग को आप एक साथ टुगेदरली पिंच करोगे और एक ओक्लूसिव स्टाइल ड्रेसिंग वहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर है वाटर सील ड्रेनेज के बारे में। अगर वाटर सील ड्रेनेज के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ। पहला है बबलिंग ऑफ वाटर इन वाटर सील चैम्बर। अगर वाटर सील चैम्बर में बबलिंग हो रही है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल कंडीशन है, ओके, ठीक है। यहाँ पर ओके, सो नॉर्मल कंडीशन है। वेट अ सेक, ओके, तो देखो बबलिंग ऑफ वाटर इन वाटर सील चैम्बर, अगर वाटर सील चैम्बर में आपको बबलिंग दिख रही है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इंडिकेट एयर ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट। सी, एयर ड्रेनेज कब होता है, जब थोरेसिक प्रेशर, जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, अगर वो ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होता है, जो एयर होती है वो अंदर से बाहर मूव करती है, ठीक है। और बाहर हमने क्या बनाया होता है, वाटर सील चैम्बर, जो वाटर सील ड्रेनेज जिसने पढ़ा होगा। तो अगर वाटर सील चैम्बर में बबलिंग हो रही है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये बता रहा है कि एयर ड्रेनेज हो रहा है क्लाइंट से, ठीक है। सेकंड है एक्सेसिव बबलिंग, अगर आपको देखने को मिल रही है वाटर सील चैम्बर में तो ये अब नॉर्मल है, क्योंकि ये किस चीज़ को बता रहा है, ये एयर लीकेज को बता रहा है, ठीक है। अगर आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है वाटर सील ड्रेनेज में, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान अगर आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है वाटर लेवल में, ठीक है, ये पूछा जाता है कि कितना वाटर लेवल उसमें होता है, तो 2 सेंटीमीटर ऑफ NS होता है। ये क्वेश्चन फंडामेंटल में होता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा तो मैं आपको उस समय वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आप सिर्फ क्विक रिव्यू के तौर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पे, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर एक्सेसिव बबलिंग हो रही है तो एबनॉर्मल है, और अगर नॉर्मल बबलिंग हो रही है तो वो एयर ड्रेनेज को बता रहा है, वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन, अगर वाटर सील चैम्बर में फ्लक्चुएशन होनी बंद हो गई है तो वो किस चीज़ को बताती है, वो या तो चेस्ट ट्यूब जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, या तो चेस्ट ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, या फिर लंग्स दोबारा से रीएक्सपैंड हो चुके हैं। दो ही कंडीशन में हो सकता है ऐसा कि जो फ्लक्चुएशन है वो अब बंद हो जाए, या तो ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या फिर लंग्स दोबारा से रीएक्सपैंड हो चुके हैं, ठीक है। वाइल रिमूविंग चेस्ट ट्यूब को रिमूव करते समय मैंने आपको बताया हमेशा क्या करो, एक्सेल करो, बेयर डाउन करो, देन चेस्ट ट्यूब को रिमूव करो। तो कभी भी चेस्ट ट्यूब को रिमूव करते हैं तो वल्सल्वाज मैनवर का यूज़ करते हैं।
इफ़ चेस्ट ट्यूब इज़ डिसकनेक्टेड एक्सीडेंटली, कभी भी अगर चेस्ट ट्यूब एक्सीडेंटली डिसकनेक्ट हो गई है तो हमें क्या करना है, एंड ऑफ द ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ बॉटल ऑफ स्टेराइल वाटर हेल्ड बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट। ये पॉइंट एनक्लेक्स में है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सीडेंटली चेस्ट ट्यूब डिसकनेक्ट हो जाती है तो उसके हमें क्या करना है, उसके एंड को पकड़ के बॉटल ऑफ स्टेराइल वाटर में डाल देना है, ठीक है। और एंड ऑफ ट्यूब इज प्लेस्ड इन द बॉटल ऑफ स्टेराइल वाटर हेल्ड बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पेन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है, प्लूरल फ्रिक्शन रब। प्लूरल फ्रिक्शन रब, अगर आपको पेन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हो रहा है तो प्लूरल फ्रिक्शन रब हो रहा है, ठीक है। प्लूरल फ्रिक्शन रब की कंडीशन में पेन होता है ऑन इंस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। याद रखना, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से बीपी कम होता है। सो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या करता है, बीपी को रिड्यूस करता है, मतलब उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिखा हुआ है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किस पेशेंट को देते हैं हम, फ्लेयल चेस्ट के केस में। जो फ्लेयल चेस्ट के पेशेंट होते हैं, जो केसेस होते हैं, उनमें हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर लैरिंजेक्टमी द क्लाइंट लॉसेस द सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट। सी, ये पॉइंट आ गया। लैरिंजेक्टमी के बाद एक और पॉइंट याद रखना, लैरिंजेक्टमी में क्लियर फ्लूइड देते हैं पेशेंट को, ठीक है, क्लियर फ्लूइड देते हैं लैरिंजेक्टमी के केस में, क्लियर फ्लूइड। और सेकंड अभी क्या बता रहा है ये पॉइंट, लैरिंजेक्टमी के बाद द क्लाइंट लॉसेस द सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट और स्मेल के जो सेंस होता है वो भी लॉस हो सकते हैं इसमें। आफ्टर थोरेकोसेंटेसिस लुक फॉर एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड। किसी भी पेशेंट का आपने थोरेकोसेंटेसिस कर रखा है, उसके बाद आप देखो कि ब्लडी ड्रेनेज ना आ रहा हो, क्योंकि अगर ब्लडी ड्रेनेज आ रहा होगा तो ये क्या बताएगा कि प्रोसीजर के दौरान आपने क्या कर दिया, लंग को डैमेज कर दिया, इंडिकेट दैट लंग इटसेल्फ डैमेज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। तो थोरेकोसेंटेसिस के बाद आप ये देखोगे कि ब्लडी ड्रेनेज ना आ रहा हो, अगर आ रहा है तो प्रोसीजर के दौरान लंग्स डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लंग्स कैपेसिटी दैट डज नॉट चेंज विद पल्मोनरी डिजीज़। वो कौन सी लंग कैपेसिटी है जो पल्मोनरी डिजीज़ के साथ चेंज नहीं होती है, टोटल लंग कैपेसिटी। मैंने कितनी बताई थी, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 6000 ml या फिर 1500 ml, इनमें से एक ऑप्शन, तो वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड किस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे 4 कंडीशन मेंशन करी है। प्लूरल इफ्यूजन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है, प्लूरल इफ्यूजन है तो डिमिनिश्ड या फिर अब्सेंट ब्रेथ साउंड देखने को मिलेगा। अगर किसी को एटिलैक्टिसिस हो रहा है तो डिमिनिश्ड या फिर एब्सेंट ब्रेथ साउंड देखने को मिलेगा। अगर निमोथोरैक्स की कंडीशन है वहाँ पर भी डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रेथ साउंड देखने को मिलता है। और अगर ईटी ट्यूब रॉन्ग प्लेस हो चुका है, मान लो ईटी ट्यूब का जो होता है वो प्लेसमेंट रॉन्ग हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड देखने को आपको मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड मेनली याद रखना, प्लूरल इफ्यूजन, निमोथोरैक्स और एटिलैक्टिसिस, तीनों कंडीशन में आपको जो ब्रेथ साउंड है वो एब्सेंट या फिर डिमिनिश्ड दिखती है, ठीक है। बेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड टू नो रेस्पिरेटरी स्टेटस। किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस आपको मालूम करना है, एक्यूरेट मेथड क्या है, एबीजी ले लो, आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। फ्लेयल चेस्ट में आप क्या देते हो, आंसर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। फ्लेयल चेस्ट वाले पेशेंट में क्या देखने को मिल रहा था, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। और कौन से आप उसको ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड कराते हो, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ टेंशन निमोथोरैक्स। अगर किसी पेशेंट को टेंशन निमोथोरैक्स हो रहा है तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है, निडल ड्रेनेज। निडल ड्रेनेज का यूज़ किया जाता है टेंशन निमोथोरैक्स में, ओके। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑफ अ चाइल्ड विद निमोनिया। जिस भी बच्चे को निमोनिया है उसमें आप क्या करोगे, प्रायोरिटी क्या होगी, रेस्ट, बिकॉज रेस्ट से क्या होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन की रेट कम होगी, ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। कोई भी आपको पल्मोनरी डिजीज़ हो बच्चे में, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, तो बच्चे को हमेशा रेस्ट प्रोवाइड कराना है ताकि उसकी ऑक्सीजन की नीड कम हो, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया। निमोनिया का डायग्नोसिस आप कैसे करते हो, स्पूटम कल्चर और सेंसिटिविटी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एलिवेटेड आरबीसी, पॉलीसाइथीमिया। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी पल्मोनरी डिजीज़ होती है
बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के वजह से आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और वही पॉलीसाइथीमिया, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। और पॉलीसाइथीमिया लीड कर सकता है वीनस क्लॉट को, ठीक है, सो क्लॉट फॉर्मेशन को लीड कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। कुछ पॉइंट्स बच गए थे, जिसमें पहला पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, यहाँ पर देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। मैंने आपको पहले ही ये पॉइंट बता दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का जो लेवल होना चाहिए नॉर्मल हमारी बॉडी में, वो हमेशा 3% से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 40 to 60% जब इसका लेवल हो जाता है बॉडी में, तो ये क्या होता है, फेटल होती है, इसमें डेथ हो जाती है पेशेंट की, ठीक है, जब वो 40 to 60% इंक्रीज हो जाता है। और जबकि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 3%। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल होता है वो नॉर्मल कितना होता है, एक्सपेक्टेड लेवल कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे, लेस देन 3%। प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन 100% until कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस टू लेस देन 5%। अगर किसी पेशेंट में 40 to 60% एलिवेटेड हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल, तो हमको क्या करना है, 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है, और तब तक करनी होती है जब तक कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल है वो 5% से कम ना आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखना। हाँ, एक और पॉइंट में मैं आप उसको इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मेंशन नहीं हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जब भी पॉइजनिंग होगी, जो आपकी टंग है ना, वो रेड चेरी कलर की टंग हो जाती है, ठीक है। ये एक साइन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, जो टंग होती है वो रेड कलर टंग हो जाती है, ठीक है, रेड चेरी कलर टंग हो जाती है। जैसे स्कारलेट फीवर में भी सेम हो जाता है, ठीक है, रेड कलर टंग हो जाती है, स्ट्रॉबेरी कलर टंग हो जाती है, ठीक है, स्कारलेट फीवर। इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी होता है। सेकंड है नेजल कैनुला, रिसीविंग मैनी विजिटर्स वाइल सिटिंग इन अ चेयर। आप पूछिएगा एक पेशेंट है, उसमें आप कौन सा ऑक्सीजन मेथड यूज़ करोगे अगर वो बहुत सारे लोग उससे मिलने आ रहे हैं, ये तो दो चीज़ों में याद रखना। अगर पेशेंट को खाना खाना है या पेशेंट को बहुत सारे विजिटर्स मिलने आ रहे हैं, उनसे बातें करनी है, तो हमेशा नेज़ल कैनुला का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लेस इंट्रूसिव होता है, इजीली पेशेंट उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। एक और इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर से बनता है कि नेज़ल कैनुला उस समय भी यूज़ होता है जब अगर कोई पेशेंट बहुत ही एंजाइटी में है। जब पेशेंट बहुत एंजाइटी में होता है तो क्या कर सकता है, वो जो मास्क होता है वो उसको बेयर नहीं कर सकता, ठीक है। उस कंडीशन में भी हम नेज़ल कैनुला पेशेंट में अप्लाई करते हैं, और इस कंडीशन में भी करते हैं जब उसको मिलना होता है, बात करना होता है, ठीक है। और नेज़ल कैनुला का फ्लो रेट हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया 1 to 6 लीटर, ठीक है, एम्स दिल्ली में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है एटिलेक्टिसिस। एटिलेक्टिसिस में भी आपको डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड देखने को मिलेगा, तो आपको 3 तो बिल्कुल ही याद रखने हैं, निमोथोरैक्स, एटिलेक्टिसिस और प्लूरल एफ्यूजन। तीनों में आपको डिमिनिश्ड या फिर एब्सेंट ब्रेथ साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्जन ऑफ चेस्ट ट्यूब। अगर आप किसी भी पेशेंट में चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर से बनता है कि अगर आप किसी भी पेशेंट में चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है। इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो आपको इस कॉम्प्लिकेशन का पता कैसे लगाओगे आप, जहाँ पर अपने चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करिए, पाल्पेट अराउंड द ट्यूब इंसर्जन साइड फॉर क्रिप्टस। आप क्रिप्टस के लिए देखेंगे, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा होती है अगर उसको आप पाल्पेट करोगे तो आपको क्रिप्टस जो है वो फील होगा, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, ओके, एंड आपको क्रिप्टस के लिए देखना है यहाँ पर, ठीक है, पाल्पेट करना अराउंड द चेस्ट इंसर्जन साइट। नेक्स्ट है आफ्टर लैरिंजेक्टमी अवॉइड वाटर स्पोर्ट। लैरिंजेक्टमी से मैंने रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट बताए थे, क्लियर फ्लूइड लेना है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट जा सकता है, आपको मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए उनको बताना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसोफेजियल स्पीच के लिए बोलना है। वहाँ पर एक और बात याद रखना, इस वाटर स्पोर्ट आप उनको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर स्टोमा में अगर वो वाटर स्पोर्ट खेलता है तो ड्राउनिंग के चांसेस होते हैं, पेशेंट डूब जाएगा अगर स्टोमा में पानी गया तो, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से क्या क्या होता है मेरी देखो, स्कारलेट फीवर का के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन।
एंडोकार्डाइटिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए भी कौन होता है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, अब मैंने इनके आगे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। स्कारलेट फीवर में आपको चेरी रेड कलर की टंग देखने को मिलती है, एंडोकार्डाइटिस में ड्यूक क्राइटेरिया, ठीक है, जैसे रूमेटिक फीवर में जोन्स क्राइटेरिया, उसी तरीके से एंडोकार्डाइटिस में क्या यूज़ किया जाता है? ड्यूक क्राइटेरिया। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जस्ट ऐसे याद करने के लिए लिख दिया है, कोला कलर यूरिन। कोला कलर यूरिन आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलेगा। एंडोकार्डाइटिस में ड्यूक क्राइटेरिया, स्कारलेट में चेरी रेड कलर टंग। इन तीनों की खास बात यह है कि ये तीनों क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकल, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इस बैक्टीरिया से होते हैं। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड किस में यूज़ किया जाता है? ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। ओके, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है पोस्चुरल ड्रेनेज, एक्टिव कफिंग डीपली। पोस्चुरल ड्रेनेज में हमेशा आप क्या बोलते हो? पेशेंट को एनकरेज करते हो कि वो डीप कफिंग करे। वो डीप कफ करेगा पेशेंट तो जो सिक्रीशंस है बॉडी वो एक्सपेल आउट होते हैं ईजिली। ठीक है, पोस्चुरल ड्रेनेज में आपको ये करना है। पोस्चुरल ड्रेनेज में ईजिली मतलब एक्सपेल आउट करने के लिए तो एनकरेज करते हैं डीप ब्रीथिंग, डीप कफिंग। नेक्स्ट है ओपन न्यूमोथेरेक्स का कॉज क्या होता है? पंचर वुंड ऑफ चेस्ट वॉल। पंचर वुंड ऑफ चेस्ट वॉल इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ ओपन न्यूमोथेरेक्स। नेक्स्ट है न्यूमोथेरेक्स में मीडिएस्टर्नल शिफ्ट किस तरफ होता है? डिक्रीज फीलिंग ऑफ द राइट हैंड। किस तरफ होता है? अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अनअफेक्टेड साइड होता है। सेकंड, जब भी न्यूमोथेरेक्स में मीडिएस्टर्नल शिफ्ट होता है राइट साइडेड ऑफ हार्ट में क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिक्रीज फीलिंग ऑफ राइट हार्ट। जो राइट हार्ट होता है उसमें डिक्रीज फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस के बारे में बातें ध्यान रखना। बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्रूप का कौन सा बैक्टीरियल फॉर्म होता है? तो एपिग्लोटाइटिस क्या होता है? बैक्टीरियल फॉर्म होता है क्रूप का। ठीक है, ट्राइपोड पोजीशन, बच्चा कैसे एज्यूम करता है? ट्राइपोड पोजीशन, इस तरीके से लीन फॉरवर्ड होगा। ठीक है, माउथ खुला होगा, टंग बाहर होगी। ठीक है, तो ये जो ट्राइपोड पोजीशन है वो बच्चा एज्यूम करता है, बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप होता है। प्रोवाइड कूल मिस्ट ऑक्सीजन थेरेपी। कूल मिस्ट ऑक्सीजन थेरेपी बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। हाई ह्यूमिडिफिकेशन कूल्स द एयरवे एंड डिक्रीज स्वेलिंग, तो स्वेलिंग को डिक्रीज करता है, दूसरा ये सिक्रीशंस को थिन करता है। ठीक है, तो कूल मिस्ट ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी भी बच्चे में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एनक्लेक्स में पूछा जाता है, अगर किसी भी बच्चे में एपिग्लोटाइटिस सस्पेक्टेड है तो कभी भी दो चीज़ों मत करना। डू नॉट अटेम्प्ट टू, दो चीज़ें कभी मत करना। ऑब्टेन अ थ्रोट कल्चर, एक थ्रोट कल्चर लेने का अटेम्प्ट नहीं करना। दूसरा, टू टेक ओरल टेम्परेचर। ठीक है, ओरल टेम्परेचर या थ्रोट कल्चर के लिए आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एपिग्लोटाइटिस में पहली चीज़ ये बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ ग्रुप होता है। दूसरा, इसमें बच्चा ट्राइपोड पोजीशन एज्यूम करता है। तीसरा, कभी भी अगर किसी बच्चे को एपिग्लोटाइटिस के लिए वो सस्पेक्टेड है तो ना उसका थ्रोट कल्चर ले, ना ही ओरल टेम्परेचर ले, क्योंकि इससे क्या हो सकता है? कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने फंडामेंटल्स के भी आपको पॉइंट बताए एंड नॉर्मल जो मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।